सीमा, मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, जरा टाइम से गैस बंद कर देना, मैं जरा कुछ खा लूं। ठीक है भाभी, आप खा लो, मैं याद से गैस बंद कर दूंगी। गोविंद सीमा को बुलाता है। सीमा, मेरी व्हाइट वाली शर्ट कहाँ है? वो तो अलमारी में ही रखी है। अरे मैंने पूरी अलमारी देख ली, मुझे कहीं नहीं मिल रही, प्लीज मुझे ढूंढ के दे दो ना, आज एक मीटिंग है, अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, आती हूँ। सीमा कमरे में जाती है और शर्ट ढूंढ के गोविंद को देती है। ये लो, अलमारी में ही पीछे की तरफ, थोड़ा ढंग से ढूंढते ना मिल जाती। मिल तो गई, लेकिन इसकी हालत तो देखो, कितनी सिकुड़ गई है। हाँ वो तो है। मुझे लेट हो रहा है, प्लीज इसे प्रेस कर दो, तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेता हूँ। क्या तुम भी अपना सामान ढंग से रखते नहीं है और फिर मुझसे सब कहते रहते हो। इतना बोल के सीमा गोविंद की शर्ट प्रेस करने में लग जाती है और उधर चावल को गैस पे रखे काफी समय गुजर चुका था। ये कैसे महक आ रही है घर में, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा है, जरा देखो तो। सासू माँ बाहर आती है और किचन की तरफ देखकर कहती है, किचन में इतना धुआं कैसे, क्या पका रही है ये दोनों? सासू माँ भागे भागे किचन में जाती है। अरे बाप रे, ये क्या जल रहा है? इतना बोल के सासू माँ गैस बंद कर देती है। सीमा और ज्योति को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगती है। दोनों भागे भागे आती हैं। अरे किचन में इतना धुआं, ये कैसे माँ जी? आप कुछ बना रही थी क्या? कुछ बन तो रहा था, लेकिन वो बनाने ही जल गया। अरे तुम लोग मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम लोग बताओ कि गैस पे चढ़ा के कहाँ घूमने चली गई थी? मैंने तो कुछ भी गैस पे नहीं चढ़ाया था, मैं कुछ नहीं जानती। भाभी कुछ बना रही हो तो बात अलग है। मैं चावल चढ़ा के गई थी और सीमा तुमसे बोला था ना कि गैस बंद कर देना, तो तुमने गैस क्यों बंद नहीं किया? सीमा चौंक जाती है। उसे अचानक याद आता है कि हाँ, उसे गैस बंद करना था। मैं आपने कब कहा गैस बंद करने को? मुझे तो याद नहीं है। हाँ, कहाँ से याद होगा, जब दिन भर फोन में घुसी रहोगी तो। माँ जी, मैंने चावल चढ़ाकर सीमा को कहा था कि गैस बंद कर देना, इसने गैस बंद नहीं किया और चावल जल गया। अरे बस भी करो, अब बहस करने से क्या फायदा, जब चावल जल ही चुके हैं। अब भगवान के लिए दूसरा चावल बनाओ, जाओ। दोपहर के 3 बजे सासू माँ आराम से अपने झूले पर बैठी हैं। पंखा धीमी स्पीड पर चल रहा है। अचानक उन्हें दीवार पर जाले नजर आते हैं। अरे बाप रे, ये क्या, घर में तो मकड़ियों का राज हो गया है, कोई झाड़ू भी नहीं लगाता क्या? सीमा, ज्योति, कहाँ मर गई दोनों? सीमा मोबाइल पर वीडियो देख रही है और ज्योति बालों में कलर लगा रही है। दोनों चौंक कर बाहर आती हैं। जी मम्मी जी। कुछ काम था क्या माँ जी? ये क्या देख रही हो? हाँ, घर में जाले लटक रहा है, घर को मंदिर बना रखा है या भूतों का अड्डा? अरे हाँ, देख तो रही हूँ, आजकल ना बारिश की वजह से मकड़ी बहुत आ रही है। मकड़ियां आ रही है या तुम लोगों को आलस आ रही है? हाँ, झाड़ू उठा के जाले साफ क्यों नहीं करती? माँ जी अब सही कह रही हैं, मैं अभी करती हूँ। सीमा, झाड़ू लाके देना। हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए झाड़ू। अरे मैं क्या लूं, लगाना झाड़ू, देखती नहीं मेरे बालों में कलर लगा है, सारे जाले मेरे सर पर आ गिरेंगे। अब जा जल्दी जाले साफ कर, वरना माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। ठीक है, करती हूँ साफ। हाँ कर ले, तब तक मैं नहा लेती हूँ। इतना बोल के ज्योति चली जाती है। ये भाभी अपने आप को समझती क्या है? बालों में कलर लगा है तो क्या सर पे कपड़ा रख के भी तो कर सकती थी, मेरी मदद तो कर ही सकती थी, लेकिन नहीं। अरे हाँ, याद आया, मुझे अपने माई की बात भी तो करनी थी, कह दूंगी फोन आया था। इतना बोल के सीमा चली जाती है। सासू माँ आती है तो देखती है, यह क्या, झाड़ू पड़ी है लेकिन सफाई नहीं हुई अभी तक। अरे कितना समय लगाएंगे ये लोग। सीमा, ज्योति, कहाँ हो? दोनों आती है। हाँ माँ जी। जी मम्मी जी। अरे क्या माँ जी मम्मी जी, हैं? ये क्या, सफाई क्यों नहीं हुई अभी तक? अरे सीमा, तुमने अभी तक नहीं किया? माँ जी मैं तो नहाने गई थी, मैंने बालों में कलर लगाया था ना। भाभी मेरे भी घर से फोन आ गया था तो मुझे भी जाना पड़ गया था, आप भी तो चली गई थी, मैं अकेले कैसे करती? सासू माँ झाड़ू उठाते हुए कहती है, ऐसे। और सासू माँ ही जाले साफ करने लगती हैं। अरे माँ जी आप मत करिए। हटिए, हम कर देते हैं। सासू माँ झाड़ू छोड़ देती है। 10 मिनट में जल्दी से खत्म करो इसे। हाँ माँ जी, अभी करती हूँ। दोनों बहुएं साथ मिलकर जाले साफ करने लगती हैं और सफाई हो जाती है। इसी तरह हमेशा सीमा और ज्योति हर काम को एक दूसरे पर डाल के खुद साइड हो जाती और हमेशा कुछ न कुछ इस घर में होता ही रहता। शाम के 5 बजे वॉशिंग मशीन के पास
बरामदे में वॉशिंग मशीन के पास गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा है। कपड़े बदबू मार रहे हैं। सासू माँ वहां से गुजरती है और नाक पर रुमाल रख लेती है। हे भगवान, ये कपड़ों से क्या बदबू आ रही है। लगता है 3 दिन से पड़े हुए हैं। ये दोनों बहुएं करती क्या है दिन भर। सीमा, ज्योति, जल्दी आओ इधर। सीमा फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और ज्योति हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी। दोनों घबरा कर आती हैं। जी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? तुम दोनों को दिख नहीं रहा ये गंदे कपड़े सड़ रहे हैं यहाँ, कब से पड़े हैं? अरे मम्मी जी, मैं तो सोच ही रही थी कि धो दूं, बस पानी भरना था मशीन में। मैं भी वही सोच रही थी। अरे बंद करो बहानेबाजी, अभी और इसी वक्त कपड़े धोने शुरू करो। ठीक है मम्मी जी, मैं पानी भर देती हूँ। और मैं तब तक मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। सीमा मशीन में पानी भरती है, ज्योति कपड़े डालती है। अच्छा, अब ना आप पाउडर डाल दो। मैं क्यों डालूं? तू ही तो लाई थी ना पाउडर कल, तुझे पता होगा कहाँ रखा है। अच्छा ठीक है, तब तक आप मशीन ऑन कर दो। हाँ, करती हूँ। सीमा और ज्योति कुछ पल वहीं रहती है, फिर दोनों अपने अपने बहाने बनाकर निकल जाती हैं। मुझे थोड़ी देर ना मम्मी को कॉल करनी है मायके में। और मुझे चाय बनानी है, वरना सब में दर्द हो जाएगा। दोनों चली जाती हैं, लेकिन कोई भी वॉशिंग पाउडर डालना ही भूल जाती हैं। सासू माँ आती हैं और मशीन चलती सुनती है। जरा देखो तो कपड़े डाले भी है कि नहीं इन्होंने। वो झांक कर देखती है। अरे बाप रे, पानी घूम रहा है, कपड़े घूम रहे हैं, लेकिन झाग क्यों नहीं है? वो पाउडर बॉक्स खोलती है तो खाली। इन दोनों को तो पाउडर ही नहीं डाला, सिर्फ पानी से कपड़े धो रहे हैं ये लोग। सासू माँ खुद जाकर पाउडर निकालती है और मशीन में डाल देती है। सीमा और ज्योति वापस आती हैं। हाँ, अब तो कपड़े धुल रहे होंगे। अरे देख ना कितना झाग आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है, क्योंकि भगवान की दया से पाउडर खुद चल के मशीन में चला गया था। अरे हाँ, मैं तो पाउडर डालना ही भूल गई थी। तो फिर पाउडर किसने डाला? मशीन की आत्मा ने डाला होगा। अब अगली बार दिमाग का इस्तेमाल भी कर लेना। हाँ माँ जी, अगली बार से ना हम ध्यान रखेंगे। शाम के 7 बजे ड्राइंग रूम के कोने में प्रेस के टेबल पर सारे धुले हुए कपड़े एक बड़ी सी टोकरी में रखे हैं। सीमा, सुन तो जरा। हाँ भाभी बोलिए, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, मैं कह रही थी कि कपड़े तो धुल गए हैं, 2 प्रेस पड़े हैं, चल दोनों मिलकर कपड़े प्रेस कर लेते हैं। हाँ भाभी, बात तो ठीक कह रही हैं आप, इसी बहाने एक काम निपट जाएगा। चल फिर चलते हैं। सीमा और ज्योति कपड़े प्रेस करने लगते हैं। ज्योति 1-2 कपड़े प्रेस करने के बाद, सीमा मैं अभी हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, तब तक तू प्रेस कर। हाँ ठीक है भाभी, जल्दी आना। काफी समय बीत जाता है, लेकिन ज्योति वापस नहीं आती। भाभी अभी तक नहीं आई, कहीं मुझे बेवकूफ बनाकर भाग तो नहीं गई। अब मैं भी जा रही हूँ थोड़ा आराम करने, काम करते करते थक गई हूँ मैं तो। थोड़ी देर बाद गोविंद आता है, अपने कपड़े टोकरी में से ढूंढता है, अपनी शर्ट निकालता है और खुद ही प्रेस करने लगता है। किसी और से तो उम्मीद रखना ही बेकार है, कपड़े भी खुद ही प्रेस करना पड़ता है, सीमा से इतना भी नहीं होता। फिर मोहित आता है, अपनी पैंट निकालता है और प्रेस में लग जाता है। प्रेस तो गर्म है ही, मैं भी अपनी पैंट प्रेस कर लेता हूँ, कोचिंग भी जाना है और एक भी पैंट प्रेस नहीं है। फिर पिंकी, ज्योति की बेटी, अपनी फ्रॉक उठाकर कहती है, ये क्या, कपड़े प्रेस नहीं हुए? सीमा आती है और देखती है कि टोकरी से कपड़े निकले हैं, तो उसे पता चल जाता है कि सब अपने कपड़े खुद ही प्रेस करके ले जा रहे हैं। सीमा देखती है कि उसका सूट कोई प्रेस नहीं करेगा, तो वो भी आकर प्रेस उठाती है। चलो अपना ही कर लेते हैं, वरना झुर्रियों में ही पहनना पड़ेगा। ज्योति भी देखती है कि उसकी साड़ी वहीं की वहीं पड़ी है। अरे हाँ, मेरी साड़ी तो अभी तक ऐसी ही पड़ी है, सीमा ने किया भी नहीं प्रेस, चलो मैं ही कर लेती हूँ। धीरे धीरे सब अपने अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। सासू माँ देखती है कि सब अपने अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर रहे हैं। ठीक ही है, सब खुद ही प्रेस कर लो अपने कपड़े ही तो है, प्रेस कर भी लिए तो क्या। रात के 9 बजे किचन के पास का कॉरिडोर। सीमा जल्दी से फ्रिज से पानी निकालती है और बोतल रखते समय थोड़ा पानी नीचे गिर जाता है। अरे, थोड़ा पानी गिर गया, चलो कोई ना, बाद में सफाई कर लूंगी, अभी तो सब्जी देखनी है। सीमा चली जाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति वहां से गुजरती है और वो पानी देखती है। अरे सीमा, यहाँ पानी गिरा है, फिर से जाएगी माँ जी, झाड़ू ले आओ जरा, जल्दी साफ कर दो। भाभी मैं सब्जी बना रही हूँ,
आप ही साफ कर दो ना, आप तो फुर्सत में हो। मैं क्यों करूं? मैं तो पहले ही बहुत काम कर चुकी हूँ, तुम ही साफ कर दो। मैंने बोला तो, मुझे टाइम नहीं है। ज्योति कंधे उचकाते हुए आगे बढ़ जाती है और पानी वहीं रह जाता है। कुछ देर बाद सासू माँ झूले से उठकर चाय लेने आती हैं। जैसे ही सासू माँ पानी वाले एरिया में जाती हैं, उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती हैं। अरे राम, कौन पानी छोड़ के गया यहाँ? है मेरी कमर। सीमा और ज्योति दौड़ती हुई आती है। अरे माँ जी, आप ठीक तो है? माँ जी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गिर गई मैं। अब बताओ ये पानी किससे गिराया और साफ क्यों नहीं किया? माँ जी मैंने तो कहा था भाभी से कि साफ कर दो, इन्हें दिखा भी था पानी। क्या झूठ बोल रही हो? पानी गिराया तुमने था, मैंने तो बस कहा कि साफ कर दो, पर तुमने साफ किया ही नहीं। अरे भाभी, अगर आपको पता है कि पानी गिरा है तो आप भी तो कर सकती थी ना साफ। अरे बस चुप हो जाओ दोनों। एक छोटा सा काम तुम दोनों मिलकर नहीं कर सकती। घर में बाढ़ आ जाए तो भी तुम दोनों एक बाल्टी नहीं उठाओगी जब तक लड़ ना लो। सीमा और ज्योति एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। चलो अब कोई पोछा लाओ और साफ करो, इससे पहले कि मैं दोबारा फिसल जाऊं। सीमा और ज्योति एक साथ बोलती हैं। मैं लाती हूँ। शाम के 7 बजे ज्योति और सीमा किचन में है। आज रात के खाने में दाल बनानी है। सीमा, दाल मैंने धोकर कुकर में डाल दी है, तुम गैस पर चढ़ा दो और टाइम से सीटी देख लेना। ठीक है भाभी, लेकिन आप उसमें नमक डाल देना, मुझे याद नहीं रहता कितना डालना होता है। हाँ डाल दूंगी मैं। सीमा कुकर चढ़ा देती है। दूसरी तरफ ज्योति सोचती है कहीं सीमा नमक डालना भूल ना जाए। पता नहीं सीमा डालेगी भी या नहीं। चलो मैं ही थोड़ा नमक डाल देती हूँ। ज्योति थोड़ा नमक डाल देती है। कुछ देर बाद सीमा सीटी निकालकर दाल खोलती है। अब दाल में तड़का डालना है। अरे नमक डाला था क्या? पता नहीं, चलो थोड़ा डाल ही देती हूँ, कम ही डलता है हमेशा। सीमा दोबारा नमक डाल देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। सासू माँ, ज्योति, सीमा और गोविंद सब दाल का पहला निवाला लेते हैं और अरे ये क्या, दाल में तो नमक ही नमक है, जीभ जल गई। मत सच कह रही है, ये दाल तो नमकीन की दुकान लग रही है। भाभी आपने नमक डाला था क्या? हाँ लेकिन थोड़ा सा ही डाला था, तुमने भी डाला क्या? हाँ, मुझे लगा आप भूल गई होंगी इसलिए मैंने भी थोड़ा डाल दिया। वारी किस्मत, एक दाल में 2 नमक और 2 औरतें जो मिलके एक काम ठीक से नहीं कर सकती। अरे माँ जी, सीमा को बोला था मैंने कि नमक मुझे डालने देना, फिर भी इसने डाला। अरे मैंने कब सुना, आपने तो बोला ही नहीं। और आपसे ना हमेशा नमक कम ही पड़ता है इसलिए मैं। अरे आप बहस करने से नमक निकलेगा क्या? चलो सब्जी से काम चलाओ। अगली बार मैं दाल ऑर्डर कर लूंगा, कम से कम जेब तो बचेगी। रात के 8 बजे डाइनिंग टेबल। सीमा और ज्योति मिलकर सब्जी बना रही हैं। सीमा तुम टमाटर काट दो, मैं मसाले डाल देती हूँ। ठीक है, लेकिन मिर्च आप डालना, आपका अंदाजा ठीक रहता है। हाँ देख लूंगी। यहाँ पे जगह नहीं है, जा बाहर बैठ के टमाटर काट ले। सीमा बाहर बैठकर टमाटर काटती है। इतने में सीमा का फोन आ जाता है और इधर ज्योति सब्जी में मिर्च डालती है और फिर चली जाती है। लेकिन तभी सीमा फोन पर बात करते हुए किचन में आती है। हाँ मम्मी, सब ठीक है। अरे मैं सब्जी बना रही थी, पता नहीं भाभी ने मिर्च डाली है या नहीं, मैं ही मिर्च डाल देती हूँ। आज देखना माँ, इतनी लाजवाब सब्जी बनेगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगी। सीमा मिर्च डाल देती है बिना देखे कि ज्योति पहले ही डाल चुकी है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। सब्जी की पहली बाइट लेते ही ये क्या, मुंह में आग लग गई। अरे बाप रे, ये सब्जी है या मिर्च का विस्फोट? भाभी आपने मिर्च डाली थी? हाँ थोड़ी सी, लेकिन तुमने भी डाली क्या? हाँ, मुझे लगा आप भूल गई होंगी। ये तो रोज का तमाशा हो गया है, कभी दाल में नमक 2 बार, कभी सब्जी में मिर्च डबल। घर है या मसाले की फैक्ट्री? पानी, जल्दी पानी दो। गलती तो सीमा की है, बिना पूछे मिर्च डाल दी। अरे आप भी तो बोलकर जाती कि डाल दी है। अरे चुप करो दोनों, कल से मैं ही बना लूंगी सब्जी, कम से कम मेरी जेब तो बचेगी। अगले दिन दोपहर का समय। सीमा और ज्योति फिर से सब्जी बना रही हैं। दोनों कल के झगड़े से थोड़ी नाराज सी हैं, पर कोई बात नहीं कर रही। कल तो सब मुझ पर ही चढ़ गए थे, आज सब्जी में बढ़िया मसाला डालूंगी ताकि कोई बोले ना। सीमा का भरोसा नहीं, पता नहीं क्या डालेगी। मैं ही सही से मसाला डाल देती हूँ।
ज्योति भी दोबारा से मसाले और नमक डाल देती है, बिना सीमा को बताए। पता नहीं दाल में नमक डाला होगा कि नहीं। ज्योति कुकर खोलती है। लाओ थोड़ा नमक डाल ही देती हूँ। पता नहीं सीमा ने डाला कि नहीं। डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे हैं। अरे ये क्या माँ, ये कैसी सब्जी बनाई है आप लोगों ने? ऐसा लग रहा है ये मसाले का बम है। अरे सब्जी तो छोड़ो, आज फिर से दाल में नमक भरा पड़ा है। अरे तुम लोगों को नमक की बोरी खाली करनी है क्या? फिर से? ये रोज रोज का तमाशा है क्या? खाना बना रही हो या एक्सपेरिमेंट? अरे तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? माँ जी, मैंने तो नाप कर मसाला डाला था। और मैंने तो बस थोड़ा ही डाला था, सोचा तुम भूल गई होगी। मैं क्यों भूलती? कल की गलती के बाद मैं और सावधान थी। अरे तो फिर 2 बार कैसे पड़ा? अरे 2 बार ऐसे पड़ा कि तुम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है और बात करने का टाइम नहीं है। अरे एक बार बैठ के दोनों को क्या क्या करना है ये बात कर लोगी तो क्या आफत आ जाएगी? बोलो। हाँ माँ जी, आप ठीक कहती हैं। अरे ठीक तो मैं बहुत पहले से कहती आ रही हूँ, लेकिन आज तुम लोग सुन लो। मैं कह देती हूँ, मुझे खाने में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। अगर कल से तुम लोग तरीके से खाना नहीं बनाई तो पहले अपने मायके से खाना कैसे बनाते हैं वो सीख लेना, और तभी मेरे घर में अपना पांव रखना, समझी? हाँ माँ जी, आप चिंता मत करिए। अब से हम लोग आपस में बात कर लिया करेंगे और उसके बाद ही कोई काम करेंगे। माँ बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। तू तो रोज ही थक जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब तुझे इतनी ही थकान होती है तो तू नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। क्या माँ, शादी के बाद तो वैसे ही मेरी नौकरी छूट जाएगी। पता नहीं कहाँ मेरा ससुराल होगा। शादी से पहले थोड़ा बहुत कमा तो लेने दो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, तुझे जितना शादी से पहले कमाना है कमा ले। थैंक यू मेरी बात समझने के लिए। मेरी प्यारी माँ, जल्दी से खाना लगा दो ना, बहुत तेज की नींद आ रही है और वैसे भी मुझे सोना भी है। तेरा तो रोज का ही है, ऑफिस से आओ, खाओ और सो जाओ, फिर सुबह उठो और ऑफिस चले जाओ। माँ के लिए तो समय ही नहीं है। रुक, अभी लाती हूँ तेरा खाना। इतना बोलकर राधा की माँ राधा के लिए खाना लेकर आती है और आधा खाना खाकर 9 बजते ही राधा सो जाती है। राधा का पूरा परिवार भी जल्दी सो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा के लिए विजय नाम की एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता आता है। राधा, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है, एक बार तू अपनी मंजूरी दे दे। अगर तुझे लड़का पसंद है तो शादी कर देंगे। माँ, जब घर में सबको लड़का पसंद है तो फिर मुझे क्या एतराज़ होगा? और वैसे भी लड़के में कमी तो है नहीं। अच्छा पैसा कमाता है, सुंदर है, छोटी फैमिली है, और क्या चाहिए? सच कहूँ तो माँ, ये मेरे सपनों का राजकुमार है। राधा की बातें सुनकर राधा की माँ को बहुत हंसी आती है। अब इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और बहुत जल्द राधा की शादी विजय से हो जाती है। विजय से शादी करने के बाद राधा अपने ससुराल जाती है, जहाँ वो अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। पर राधा को किसी ने ये सिखाया ही नहीं था कि ससुराल में किस तरह से रहना होता है। राधा जितने अच्छे से अपने घर वालों का ख्याल रखती है, उतने ही अच्छे से अपना भी ख्याल रखती थी। रात के 9 बजते ही राधा रानी सो जाती। ऐसे ही एक दिन विजय 11 बजे रात को घर आता है और अपनी माँ आशा से कहता है, माँ आप सच में ना बहुत अच्छी है। औरों की माँ तो बेटे की शादी करने के बाद बिल्कुल बदल जाती है, कहती है बीवी के आने से बेटा बदल गया। पर आप तो अभी भी मेरे लिए उठी रहती है। बेटा, माँ को अपने बच्चों की फिक्र हमेशा रहती है। अब तेरी बीवी तो 9 बजते ही सो जाती है, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता कि घर में किसने खाया किसने नहीं। वो तो तेरा इंतजार तक नहीं करती। कोई बात नहीं माँ, समय के साथ राधा भी सब सीख जाएगी। अरे पता नहीं वो दिन कब आएगा। अब मेरी बात सुनकर तू ये मत सोचना कि मुझे तेरी बीवी से दिक्कत है। माँ मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप राधा को कितना प्यार करती हो। पर फिर भी मैं इस बारे में राधा से बात करूँगा। अभी राधा को ससुराल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए ससुराल वाले भी राधा से कुछ नहीं कहते। पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे राधा के जल्दी सोने की ये आदत आशा को खटकने लगती है, क्योंकि बहू के होने के बाद भी रात का खाना और बर्तन बेचारी आशा को करना पड़ता था। लो जी, अभी तक रसोई में सारे बर्तन गंदे ही पड़े हैं। 9 बजते नहीं कि महारानी जी तुरंत जाकर सो जाती है।
लगता है विजय ने इससे बात नहीं करी। अब मैं ही कल बहुरानी से बात करूंगी। राधा के जल्दी सोने की वजह से रोज रोज आशा को ही रात के बर्तन धोने पड़ रहे थे, जिस वजह से वो अगली सुबह राधा से इस बारे में बात करती है। बहू, मुझे तुझसे जरा बात करनी थी। देख, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, पर रात के 9 बजे कौन सोता है भला? क्यों माँ जी, क्या हुआ? बहू, घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सोने से पहले करने होते हैं, जैसे सबके खाने के बाद बर्तन और रसोई की सफाई। विजय हमेशा रात में लेट आता है। अपने पति का इंतजार कर लिया कर, ताकि जब वो आए तो तू उसे खाना दे सके। अब देख, तेरी वजह से मुझे अपना टीवी छोड़कर बेटे की देख रेख करनी पड़ती है। अरे आखिर माँ अपने बेटे की शादी क्यों करवाती है? इसीलिए ना, ताकि उसकी बीवी आए और उसे समझे। माफ़ करना माँ जी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ससुराल में कितने बजे सोना होता है। मेरी ना आदत है 9 बजे सोने की। पर फिक्र मत कीजिए, अब से मैं सोने से पहले अपना रात का सारा काम खत्म करके ही सोया करूँगी। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। राधा की बातें सुनकर आशा को लगता है कि राधा उसकी सारी बातें अच्छे से समझ चुकी है। अपनी बहू की ये बात सुनकर आशा भी बहुत खुश होती है और वो निश्चिंत हो जाती है। अब रात को राधा जल्दी जल्दी खाना बना लेती है और सभी घर वालों को खाने के लिए बुलाती है। माँ जी, बैठ जाइए ना खाने के लिए। मैंने विजय जी से भी बात कर ली है, वो भी बस आती होंगे। उन्होंने अपने मालिक से बात कर ली है, अब से उनकी छुट्टी थोड़ी जल्दी हुआ करेगी ताकि वो हमारे साथ खाना खा सके। अरे बहू, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब से विजय भी हमारे साथ खाना खाएगा। पर बहू, अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं, इतनी जल्दी खाना कौन खाता है? माँ जी, इंसान जितना जल्दी खाना खा ले उतना ही अच्छा है। और मुझे सोने से पहले अपने सारे काम भी तो खत्म करने हैं। और मैंने ये भी सोच लिया है कि अब मैं इतनी जल्दी नहीं सोया करूँगी। अब से ना मैं 10 बजे सोया करूँगी। अब तो ठीक है ना माँ जी? राधा इतनी मासूमियत के साथ अपनी बात अपनी सास के सामने रखती है कि आशा कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद विजय आता है और राधा विजय के साथ खाना खाकर रात का सारा काम खत्म कर लेती है और सोने से पहले अपनी सास को दूध और दवाई देकर कहती है, माँ जी, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोने से पहले सारा काम कर लूँगी। और मैंने सारा काम कर भी लिया है। देखिए, 9:30 बज चुके हैं। आपकी दवाई का समय हो गया है ना? डॉक्टर हमेशा आपसे कहते हैं कि 9:30 बजे दवाई खा लीजिए, पर आप मानती नहीं और रात के 12 बजे खाती हैं। लेकिन आज आपको मेरे सामने दवाई खानी है ताकि मैं आराम से सोने के लिए जा सकूं। क्या? अभी दवाई? अरे पर अभी कुछ देर पहले तो मैंने खाना खाया है। मेरा पेट भरा हुआ है, दवाई किस पेट से खाओ? माँ जी, दवाई पेट से नहीं मुंह से खानी है। चलिए चलिए, नाटक मत कीजिए, दवाई लीजिए, चलिए। इतना बोलकर राधा जबरदस्ती अपनी सास को दवाई खिला देती है और खुद सोने के लिए चली जाती है। आज आशा ने इतनी जल्दी खाना खा लिया था और दवाई भी ले ली थी कि उसको रात लंबी लग रही थी, इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगती है। आज कितने दिनों बाद ये सीरियल देख रही हूँ, वरना इस वक्त तो खाने के लिए बैठती थी। चलो, जल्दी खाना खाने से मैं भी फ्री हो गई और अपना फेवरेट सीरियल सही समय पर देख पा रही हूँ। जहां आशा आराम से टीवी देख रही थी, वहां टीवी की आवाज से राधा को सोने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर राधा विजय से कहती है, विजय जी, माँ को कहिए ना टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर ले। मुझे नींद नहीं आ रही। आप जानते ना मुझे जल्दी उठना भी है क्योंकि आपके ऑफिस का टाइम चेंज हो गया है। राधा, ऑफिस का टाइम भी तो मैंने तुम्हारे कहने पर चेंज करवाया, वरना मैं तो आराम से जाता था, आराम से आता था। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। अब जरा माँ जी से बोले ना कि टीवी की आवाज़ कम करे ताकि मैं सो सकूँ। राधा के कहने पर विजय अपनी माँ से बात करता है और टीवी की आवाज़ कम करवाकर खुद भी सोने के लिए आ जाता है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ अब राधा के ससुराल वालों को भी राधा की तरह जल्दी उठने की, खाने की, सोने की आदत हो जाती है। ये सब कुछ आशा को अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे ही एक दिन आशा की दोस्त उससे मिलने के लिए घर आती है, जहां दोनों सहेलियां बैठकर अपनी बहू की बातें करती हैं। अरे सुलेखा बहन, तेरी तो किस्मत अच्छी थी जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिल गई। मेरी जैसी बहू तो भगवान किसी को ना दे। क्या हुआ आशा बहन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी बहू कुछ काम नहीं करती क्या? अरे नहीं बहन, काम तो वो समय से पहले करके रख देती है, पर उसके घर वालों ने सिखाया ही नहीं कि सोना कब होता है। अरे 10 बजते ही रात को सो जाती है। उसकी वजह से मैं टीवी भी नहीं देख पाती और उसकी वजह से अब मुझे भी जल्दी सोना पड़ता है। जब से मेरे घर में बहू आई है ना, तब से मुझे दवाई भी जल्दी लेनी पड़ रही है। मेरी बहू को तो देख कर लगता है कि डॉक्टर ही घर में आ गया है।
सही कहते हैं लोग, बहू अच्छी मिल जाए तो भी सास को दिक्कत और बुरी मिल जाए तो भी दिक्कत। अरे सुलेखा बहन, बहू जल्दी सो जाती है, जल्दी उठ जाती है, इस चीज़ से तुम्हें दिक्कत हो रही है, जबकि तुम्हारी बहू की इस आदत ने तो तुम्हारी बीमारी को कंट्रोल में कर लिया। वो कैसे? और इसमें अच्छा क्या है? आशा, जब तुम समय से खाना खाती हो, दवाएं खाती हो और अपनी नींद पूरी कर लेती हो, जिस वजह से तुम्हें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा, बहू के जल्दी सोने की वजह से तुम्हारी आंखों पर अब जोर नहीं पड़ रहा टीवी देख देख कर, और तुम्हारी बहू के जल्दी सोने की वजह से तुम्हारा बेटा भी अब समय पर घर आने लगा है, और तुम हो कि इस तरह की बातें कर रही हो। तुम्हारी बहू के जल्दी सोने की आदत ने तुम्हारे घर के कलेश को भी खत्म कर दिया है। सब कुछ कितना अच्छा और ठीक हो चुका है। हाँ सुलेखा, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। बस बहू की जल्दी सोने की आदत की वजह से मेरी आदतों में बदलाव आ गया, और इन सब के बारे में ही मैं सोचती रहती थी कि मैं बहू की वजह से रात भर टीवी नहीं देख पा रही हूँ, और इसलिए अपना गुस्सा बहू के ऊपर निकाल रही थी, जबकि बहू के आने के बाद कितना कुछ बदल गया है। यही तो मैं तुझे समझा रही थी आशा। देख, बहू के जल्दी सोने की वजह से कितने फ़ायदे हैं, और वैसे भी गांव में जाएगी ना तो तू खुद देखेगी कि वहाँ के लोग कितनी जल्दी सोते हैं, उठते हैं और खाते हैं। ये तो शहर में आकर इंसान शहरी बन गया है। सुलेखा की बातें सुनकर आशा को महसूस होता है कि जल्दी सोने की वजह से उन्हें कितने फ़ायदे हो रहे हैं, जिसके बाद फिर कभी आशा अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं करती, और अब खुद भी अपनी बहू की तरह सब कुछ समय पर करती है। अपनी सास का बदला रूप देखकर राधा की भी खुशी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे किसी को अपनी बात समझानी जो नहीं पड़ती। कंचन की सास लीलावती का अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। कंचन अपनी सास के जाने से काफी दुखी थी। अरे इसलिए नहीं कि वो उनसे बहुत प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि अब कंचन को समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में आखिर बनाना क्या है। हाँ, खाना तो वो पहले भी बनाया करती थी, लेकिन उसकी सास रोज की सब्जियां और मेन्यू तैयार कर दिया करती थी, इसलिए उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे ऐसे क्यों बैठी हो? माँ जी की बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम माँ से इतना प्यार करती थी। अरे पापा, मम्मी को खाने में क्या बनाना है ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए दादी को इतना याद कर रही है। उन्होंने तो कल से कोई सब्जी भी नहीं ली है। क्या? आज तुमने खाना नहीं बनाया? आप ही बता दीजिए ना क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। अरे मैं कैसे बताऊं कि क्या बनाना है? मुझे क्या पता तुम कौन सी सब्जी कब बनाती हो, या कौन सी सब्जी पड़ी है फ्रिज में। वैसे तो माँ जी सारी सब्जियां लिया करती थी, मैंने तो आज तक सब्जी भी नहीं ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना है। अरे पर कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। आज तो ठीक है, मैं ऐसे ही ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन रात को कुछ अच्छा सा बना कर रखना। एक काम करो, पास में सुनीता बहन जी रहती है ना, उनसे पूछ लो उन्होंने क्या बनाया है, वहां से तुम्हें शायद कोई आइडिया मिल जाएगा। ऋषभ के कहने पर कंचन अपने रसोई की खिड़की खोलती है और सुनीता से बातें करने लगती है, ये पता लगाने के लिए कि उसने आज खाने में क्या बनाया है। अरे कैसी हो कंचन? तुम्हारी सास के बारे में सुनकर ना बड़ा दुख हुआ। हाँ, दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ, अब ये तो संसार का नियम है। वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? आज ना मैं पालक छोले बना रही हूँ, मेरे पति और बेटी को बहुत पसंद है। अच्छा, पालक छोले चावल के साथ या रोटी के साथ? हमारे घर में चावल के साथ ही सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए पालक छोले और चावल बना दिए, साथ में प्याज का रायता भी बना दिया। अच्छा, बढ़िया है फिर तो। हाँ, वो क्या है ना, हमारे घर में सबको खाने का बड़ा ही शौक है, इसलिए रोज कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है। ऋषभ सही कह रहे थे, सुनीता से मुझे भी आइडिया मिल गया। मैं भी छोले पालक चावल ही बना देती हूँ और साथ में रायता। क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या कंचन? कोई काम था? नहीं नहीं, काम तो हो गया बस। कंचन ठीक वैसे ही खाना बनाती है जैसे सुनीता ने अपने घर में बनाया था, वही पालक छोले चावल और रायता। रात को जब उसके पति ऋषभ घर आते हैं तो उन्हें ये खाना देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है। वाह कंचन, आज क्या खाना बनाया तुमने? छोले पालक, साथ में जीरे वाले चावल, पापड़ और रायता भी। हाँ मम्मी, आज तो खाने में स्वाद ही आ गया सच में। मुझे थोड़े पालक छोले और देना। हाँ हाँ, लो ना, मैंने बहुत सोचकर तुम दोनों के लिए खाना बनाया है।
आज तो तुम्हें नेक देना बनता है। माँ होती तो वो दे देती, लेकिन अब माँ नहीं है तो मुझसे ही ले लो। ये लो 501 रुपए। वाह, एक बार सुनीता ने जो बनाया है वो बना दिया तो सब लोग इतने खुश हो गए। अब तो मुझे सुनीता पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो क्या क्या बना रही है। अगले दिन से कंचन ने सुनीता पे नजर रखना शुरू कर दिया था कि वो क्या सब्जी ले रही है, क्या फल ले रही है और क्या राशन का सामान ले रही है। अरे, सब्जी वाली तो आ गई है, लेकिन सुनीता क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं आज क्या बनाने वाली है। आ गई। चलो मैं भी चलती हूँ और देखती हूँ आज क्या बना रही है वो। आप बोलो, आपको क्या दूं भाभी? अब हाँ, ले रही हूँ ना सब्जी, पहले सुनीता को तो आने दो। अरे वो सब्जी नहीं लेने वाली, आपको मैं दे देती हूँ। बोलो जल्दी, क्या चाहिए? अरे थमो, सब्र करो, देखो बस वो आ ही रही है। आज क्या क्या लाई हो? टमाटर है, गोभी है, आलू है, शिमला मिर्ची। बोलो आपको क्या चाहिए भाभी? एक काम करो, मुझे आधा किलो टमाटर दे दो और शिमला मिर्च दे दो। आज मैं सोच रही हूँ दाल चावल और साथ में भरवा शिमला मिर्च बना दूँ, चटपटा सा। ठीक है भाभी। मुझे भी ना आधा किलो टमाटर और शिमला मिर्च दे दो। और कुछ चाहिए क्या आपको? सुनीता, तुम और क्या ले रही हो? नहीं, बस कल आलू के पराठे बना दूंगी सबके लिए दही के साथ। चलो मेरा काम तो हो गया। क्या कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं, मैं कह रही थी बहुत काम पड़ा है, चलती हूँ। हाँ ठीक है। कंचन का 2 दिन का काम तो हो गया था। उसे 2 दिन क्या क्या बनाना है उसका मेनू मिल चुका था और कंचन के बनाए हुए खाने से उसके पति और बेटे भी खुश थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बस वही तो हमारी कंचन के पास नहीं थी। वो तो बस रोज पड़ोसन का खाना बनाए जा रही थी, बिना अपना कुछ भी दिमाग लगाए। जल्दी से खाना लगाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मम्मा, मुझे भी। आज तो मैंने पढ़ाई भी की है, भूख भी इतनी ज्यादा लगी है। अरे हाँ, गर्मा गर्म खाना तैयार है, अभी लेकर आती हूँ। आज लगता है मम्मी ने कुछ गर्मा गर्म पुलाव बनाया है। साथ में ठंडा ठंडा रायता मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, आजकल तो कंचन बहुत सोच समझकर अच्छा सा मेनू ही तैयार करती है। बढ़िया ही बनाया होगा। ये देखो, गर्मा गर्म खाना आ गया। आज क्या गर्मा गर्म भाई? खिचड़ी गर्मा गर्म बनाई है, ऊपर से तड़का भी लगाया है। खिचड़ी क्यों बनाई है आपने? हमारे घर में तो कोई बीमार नहीं है। मुझे तो लगा कुछ पुलाव वगैरह बनाया होगा। ये खिचड़ी सुनकर तो मेरा खाने का मन ही मर गया। अरे, खिचड़ी इतनी अच्छी होती है, खाकर तो देखो। मम्मी साथ में रायता बनाया होगा, वही ले आओ। रायता तो नहीं है, दही है, वो ले आती हूँ। छोड़ो, आज ये समझ कर ही खा लेता हूँ कि हॉस्पिटल में हूँ। कल कुछ मजेदार सा बनाना कंचन प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन आज तो ये खिचड़ी खा लो। ऋषभ और नील ने मन मारकर खिचड़ी खा तो ली, लेकिन कंचन तो सुनीता की नकल उतारने में लगी हुई थी। सुनीता के घर में कुछ दिन से उसकी बेटी और पति बीमार थे, इसलिए वो उनके लिए रोज खिचड़ी या सूप ही बनाया करती थी। इसी चक्कर में हमारी कंचन भी बिना सोचे यही पड़ोस का खाना बना दिया करती। आज दाल का सूप? अरे हम बीमार नहीं है और ना ही हमें अपना वजन कम करना है कंचन। खाना जब सामने हो ना तो ऐसी बातें नहीं करते। चलो चुपचाप खा लो। मुझसे अब ये नहीं खाया जाएगा, मैं जा रहा हूँ बाहर से खाना खाने। हाँ जाओ जाओ, मैं ही पागल हूँ कि तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इतना सब बनाती हूँ। जाओ तुम लोग बाहर का ही खाना खाओ। मम्मा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। नील बैठ जा, चल पी ले सूप। ऋषभ और नील कुछ बोल भी नहीं सकते थे कंचन को, क्योंकि वो रोने लग जाती थी। किसी दिन उन्हें बीमारों वाला खाना मिलता था, लेकिन आज तो कंचन ने उनकी दावत ही करवा दी थी। ये क्या है भाई? आज खाने में है बिरयानी, पनीर की सब्जी, नान, मटर पुलाव, हरियाली कबाब और मीठे में हलवा। आज किसी का जन्मदिन है क्या जो ऐसा खाना बनाया है आपने? हाँ, आज वैसे पास वाली सुनीता बहन जी के घर भी किसी का जन्मदिन था ना। जब मैं ऑफिस से आ रहा था तब उनके घर पार्टी चल रही थी। कहीं तुमने उन्हें देखकर तो ये सब नहीं बना दिया? अरे तुम लोग वो छोड़ो ना, तुम लोगों को खाने से मतलब है ना, चलो खाओ। माँ, कल मुझे स्कूल के साथ पिकनिक पे जाना है, वो भी पहाड़ों पर। इतना सब भारी खाना खाऊंगा तो कल मैं जा ही नहीं पाऊंगा। हाँ कंचन, और आज तो मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द भी है।
मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब खा पाऊंगा। जब तुम लोगों को खिचड़ी खिलाती हूँ तो भी कोसते हो। अब इतना सारा खाना मैंने 3 घंटे खड़े रहकर बनाया है तो भी तुम लोग मुझे कोस रहे हो। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। मैं इनके लिए कितना सोचती हूँ और मेरा परिवार है कि अन्न का ही अपमान कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कंचन, कोई बात नहीं, मैं ये खाना गरीबों में बांट देती हूँ, मत खाओ तुम लोग। नहीं नहीं मम्मा, हम लोग खा रहे हैं। आपने सच में इतनी मेहनत से बनाया है। आइए पापा। हाँ सही कह रहा है तू, अब इतना सब बन ही गया है तो खा लेते हैं। नील और ऋषभ ने उस रात इतना सब खा तो लिया था, लेकिन अगली सुबह नील की हालत नहीं थी पिकनिक पर जाने की, और ऋषभ वो तो बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा कंचन, इसलिए अपने इस दिमाग को बिल्कुल शांत रखना। सच में? मैं तो सोच रही थी आज सुनीता जी पालक पनीर की सब्जी बना रही है तो मैं भी। नहीं 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 नहीं। दोनों साथ में चीखते हुए अंदर चले जाते हैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। कंचन खाना तो पड़ोस वाली को देखकर ही बना रही थी, लेकिन इसके अलावा सुनीता जो भी चीजें मार्केट से लेती, कंचन भी वो चीजें ले लेती, बिना ये सोचे कि वो कितनी सस्ती है या महंगी। अरे वाह सुनीता, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। हाँ, ये ना बहुत ही स्पेशल चाय है। पहाड़ों से आती है ये चाय। मेरी मासी वहाँ रहती है ना, तो उन्होंने मंगवा कर दी है मुझे। इसे पीकर ना कोई भी चाय का फैन हो जाता है। अच्छा, नाम क्या है इस चाय का? क्या हम इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल मंगवा सकते हैं। इसका नाम है हरियाली चाय। एक बार पियोगी ना तो कभी इसे भूल नहीं पाओगी। अच्छा, तो फिर मैं आज ही इसे ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। सुनीता ने जिस चाय का नाम बताया था वो कंचन ने ऑर्डर कर दी, और अगले दिन वो चाय का पैकेट घर पर भी आ गया। आपका पार्सल है। अच्छा कंचन, तुमने कुछ मंगवाया था क्या? हाँ, मैंने चाय का पैकेट मंगवाया है। वो सुनीता बहन जी कह रही थी कि इस चाय को पीने के बाद कोई भी इसका फैन हो जाता है। अच्छा, कितना हुआ भैया? आपके हो गए 5,000 रुपए। क्या मम्मा, आपने कितने पैकेट मंगवाए चाय के? मैंने तो एक ही ऑर्डर किया है पैकेट। अरे तो ये 5,000 रुपये क्यों मांग रहा है हमसे फिर? क्योंकि इस चाय का एक पैकेट 5,000 रुपए का ही है भाई साहब। ये हरियाली चाय है, पहाड़ों से आती है। मम्मी, आपने इतनी महंगी चाय क्यों मंगवाई? अरे तुम लोग एक बार इसे पीकर तो देखो, तुम लोग ना सब कुछ भूल जाओगे। मम्मी, इस चाय को पीने के बाद तो हम चाय पीना ही छोड़ देंगे। अब ये लीजिए 5,000 रुपये। अच्छा, तुम्हें किसने बताया इस चाय के बारे में? वो कल सुबह ना सुनीता चाय बना रही थी, तभी मैंने पूछ लिया था उससे और मैंने ऑर्डर कर दी चाय। पापा, इस चाय को पीना है या लॉकर में रखना है? छुपाने की जरूरत आजकल तुम्हारी मम्मी को पड़ रही है। न जाने किस दिन क्या करते हैं, कौन सा बिल फाड़ दे हम पर। अब तो मुझे सच में अपनी मम्मी की याद आ रही है। मम्मा! कंचन का तांडव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी 5,000 रुपए वाली चाय मंगवा देती, कभी मेहमानों के आगे खिचड़ी परोस देती। ऋषभ और नील तो जैसे तैसे उसे सहन कर रहे थे। अब कंचन के लिए एक दुखद खबर आ गई। अरे कुछ बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है? कब से बस रोए जा रही हो? हाँ मम्मी, हुआ क्या है? कुछ बताओ तो। आप तो बस 2 घंटे से रोए जा रही हो। सुनीता जी हमारे पड़ोस से चली गई है। उन्होंने नया मकान ले लिया है। अब मैं खिड़की से किसे देखूंगी? हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या पड़ोस वाली सुनीता आंटी चली गई? पापा! भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है बेटा। आखिरकार आपने मेरी सुन ही ली भगवान। पापा, हमें पड़ोस के खाने से छुटकारा मिल गया। अब जानिल, जाकर हलवाई की दुकान से पेड़े लेकर आ। मुझे भगवान को धन्यवाद करना है। तुम दोनों ये कैसी बात कर रहे हो? अब मैं क्या खाना बनाऊंगी? पहले माँ जी, अब सुनीता चली गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कल क्या बनाना है। अब तुम अपनी पसंद का कुछ भी बना देना कंचन, इतना उदास मत हो। हाँ मम्मी, पहले तो उनके घर में कोई बीमार हो तो हमें भी बीमारों वाला खाना खाना पड़ता था। अब तो आप खुद से सोचकर कुछ बना देना। सब्जी भी आपको जो लेनी है वो लेना। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। चलो पापा, आज हम कुछ बाहर से खाना मंगवाते हैं। अरे तू जाकर पहले पेड़े तो लेकर आ। नील और ऋषभ ने आज बड़े दिनों बाद चैन की सांस ली थी। दोनों बड़े ही खुश थे
और आज खाने की टेबल पर बैठते हुए। देखा, आज मम्मी ने चाहे टिंडे ही क्यों ना बनाए हो, चुपचाप खा लेना, कोई नखरे मत करना। हाँ पापा, मैं कोई नखरे नहीं करूँगा। मुझे भी पता है मम्मी को खाना सोचने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ये रहा आज का खाना। क्या बनाया है वे खाने में? ये है फल, ये ओट्स का चीला और ये सलाद। आपने आज ये सोचा खाने में? अरे हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं ना, नीलम बहन ही नाम है उनका। वो ना बहुत डाइट वाला खाना बनाती है, तो मैंने भी। डाइट? इसका मतलब आज से हमें भी डाइट वाला खाना मिलेगा? पापा! भगवान, आपको पेड़े पसंद नहीं आए थे क्या? तो बता देते। अरे खा कर तो देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो मैं तुम दोनों के लिए करेले के पराठे, काली दाल का सूप, दूधी का रस, ये सब बनाने वाली हूँ। पापा, मुझे लगता है हमें ये मकान खाली कर देना चाहिए, तभी हमें इस पड़ोस के खाने से छुटकारा मिलेगा। सत्यानाश। ये कहानी शुरू होती है महेश भवन से। महेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसकी सारी ख्वाहिशें हमेशा पूरी होती आई थी। उसका जन्म होते ही उसके पिता ने उसके नाम का घर बनवा दिया था। आज से 55 साल पहले महेश ने लव मैरिज की थी। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि महेश कितना मनमौजी होगा। सुबह के 10 बजे महेश नींद से जागता है। 10 बज गए, अभी तक तेरे पापा की आंख नहीं खुली। वो तो अच्छा है तुझ में मेरे संस्कार है, वरना उनके हाथों में तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती ना मैंने, तो तू भी बिल्कुल उनके जैसा बन जाता। वैसे पापा के जो गुण मैंने छोड़े हैं उसे लेने में निधि ने कोई कसर नहीं छोड़ी मम्मी। वो अभी तक अपने कमरे में ही सो रही है। ए भगवान, ये लड़की भी ना, ये तो हरकत है इन लोगों की। 10:30 बजे उसे कॉलेज जाना है और 10 बजे तक इसकी नींद पूरी नहीं हो रही। जाकर उसे उठा, तब तक मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ और तेरे पापा का नाश्ता लगा देती हूँ। सुषमा फौरन रसोई में जाती है और खाना गर्म करके टेबल पर लगाने लगती है। अंगड़ाई लेता हुआ महेश अपने कमरे से बाहर आता है। खाना लग गया है, मुंह हाथ धोकर आइए और खाने पर बैठ जाइए। अरे अभी कैसे सुषमा जी? हाँ, अभी कैसे? अभी तो मैं अपने जूते में पॉलिश करूंगा, अपनी दाढ़ी को कलर करूंगा, बाल रंगूंगा, फिर पानी गर्म करूंगा, आधा घंटा टीवी देखूंगा, फिर नहाऊंगा और तब जाकर खाऊंगा। अरे हरकतें बदलिए आप। 1 महीने में आपकी बहू आने वाली है। बहू अगर देखेगी कि ससुर की ऐसी हरकत है तो वो क्या सीखेगी? बहू को मुझसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसे हमें यह दिखाने की जरूरत है कि वो अपने मायके से क्या सीख कर आई है, और मेरे देर से उठने से क्या सीख लेगी? वो कुछ नहीं सीखेगी। जहां स्ट्रिक्ट होना है वहां स्ट्रिक्ट भी हूं मैं, वरना इतने पैसे होने के बाद भी करण कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता। अच्छा, तो फिर निधि के बारे में क्या कहेंगे आप? तभी कमरे से बाहर आकर निधि कहती है, मेरा क्या है मम्मी, मैं तो पराये घर चली जाऊंगी। कुछ दिन तो सोने दो यहाँ मुझे। वहां तो लोग मुझे 6 बजे उठा देंगे। वैसे भी भाभी आने वाली है इस घर में। अब बहू के आने के बाद बेटी को कौन ही पूछेगा। करण का रिश्ता प्रिया से तय हुआ था और 1 महीने बाद दोनों की शादी थी। एक छोटे से परिवार में आने की बात से प्रिया बड़ी खुश थी। ठाकुर जी की कृपा है भाभी जी, जो छोटा परिवार मिल गया। अगर 3-4 भाइयों का परिवार होता तो पूरी जिंदगी प्रिया की रसोई में ही कट जाती हम लोगों की तरह। आज तक हमारे सर से पल्लू नहीं हटा सके हम। थैंक गॉड, ये सब ड्रामा वहां नहीं है मम्मी। करण के पापा तो खुद अपनी बेटी को जींस लाकर देते हैं। खुद इतने अच्छे से बन सवर कर रहते हैं वो। कोई देखकर कह नहीं सकता कि 55 साल की उम्र है उनकी। अभी तक तो सब अच्छा है, टचवुड, आगे भी हो। टचवुड बेटा, टचवुड, सब अच्छा ही होगा। हमने कब किसी का बुरा किया है जो भगवान हमारे साथ बुरा कर देंगे? हाँ। 1 महीने के बाद धूमधाम से बारात ले जाकर करण अपनी प्रिया को अपने घर ले आता है। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर प्रिया और करण सत्यनारायण की पूजा में बैठ जाते हैं। सब कुछ अच्छी तरह हो जाता है। फिर रसोई में जाकर प्रिया सभी के लिए चाय बनाती है। मम्मी को कॉल लगाती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तूने कॉल कर दिया, मैं तुझे फोन कर दी वाली थी। सब कैसा है वहां बेटा? मम्मी जी थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही हैं, बाकी सब तो अच्छे हैं। पापा जी तो इतने चिल हैं, मम्मी की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सारी चीजों को वो अकेले ही संभाल लेंगे। चलो चाय बन गई है, मैं सभी को चाय पिलाकर आती हूँ। प्रिया सभी को चाय बनाकर पिलाती है। हो गई शादी,
सब कुछ अच्छे से हो गया, टेंशन खत्म हुई। अब सीधा निधि की शादी में वापस आऊंगी। चल महेश, अब तू मुझे मेरे घर छोड़ा। महेश अपनी बहन को उसके घर छोड़ने चला जाता है और 2 दिन के बाद वापस लौटता है। रात को प्रिया सभी को खाना बनाकर परोसती है। ये कैसा सादा खाना बना दिया बहू तूने, जरा भी स्वाद नहीं है खाने में। और मैंने तुझे फोन पर लहसुन की चटनी बनाने को बोला था ना, कहाँ है चटनी? वो लाल वाली चटनी लहसुन की तो है पापा जी, लहसुन और मूंगफली की। लहसुन और मूंगफली की कौन सी चटनी होती है? मैंने तुझे लहसुन की चटनी बोला था बनाने को, नहीं बन रही थी तो मुझसे कह देती। और अभी तक प्रिया को सबसे प्यारे लगने वाले उसके ससुर जी खौफनाक लगने लगते हैं। महेश गुस्से से प्लेट को आगे सरकाकर अपने कमरे में चला जाता है। ये तो नाराज हो गए। एक बात याद रखना प्रिया, इस घर में एक बार तू मुझे नाराज कर सकती है पर अपने पापा जी को नहीं। इन्होंने एक बार किसी चीज की चाह कर ली सो कर ली। मैंने कभी पहले लहसुन की चटनी बनाई नहीं थी ना मम्मी जी, तो मुझे लगा मूंगफली डालने से शायद वो ठीक से बनेगी। मैं फिर से जाकर लहसुन की चटनी बनाती हूँ। अभी तो 8 ही बजे हैं, दोबारा से खाना परोस दूंगी पापा जी को, तब तक आप सब खाना खाइए। प्रिया फिर से रसोई में जाती है और अपने ससुर जी के लिए यूट्यूब से देखकर लहसुन की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है और फिर से खाने की प्लेट तैयार कर अपने ससुर जी के पास कमरे में लेकर जाती है। पर खाने का पहला निवाला लेते ही महेश और चिढ़ जाता है। खाना बना रही हो बहू कि मजाक कर रही हो तुम? नहीं मन है बनाने का तो कह दो। सुषमा जी, सुषमा जी कहाँ हैं आप? गड़बड़ाती हुई सुषमा कमरे में आती है। क्या हो गया जी आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? दीदी से कोई बात हो गई क्या? दीदी से क्या बात होगी? उनके पास जाकर तो मैं खुश था, इतनी अच्छी लहसुन की चटनी खिलाई दीदी ने कि मूड ही हरा हो गया। मुझे लगा चटनी ही तो है, बहू भी बना लेगी, पर नहीं, यहाँ तो किसी से भी चटनी नहीं बन रही। एक ब्रेड सेक कर ला दो, वही खाकर सो जाऊंगा। सुषमा समझ जाती है कि उसके पति को ये चटनी का भूत कहाँ से चढ़ा है। हॉल में जाकर वो अपनी ननद को फोन लगाती है। जिस हिसाब से महेश मेरे सामने उस चटनी को मांग मांग कर खा रहा था, मुझे लगा ही था कि उसे बड़ी पसंद आई है। इसीलिए उसके मना करने के बाद भी सीसी में भरकर मैंने उसके बैग में रख दी थी। निकाल कर खिला दे उसे। थैंक यू बुआ जी, आपने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी, वरना पता नहीं आज यहाँ क्या होता। कुछ दिन तो किरण की भेजी हुई चटनी चलती है, पर चटनी कितने दिन चलती? जिस दिन चटनी खत्म होती है उसी दिन से खाने की टेबल पर कलेश फिर से शुरू। वो स्वाद नहीं आ रहा ना पापा खाने में। अरे लहसुन की चटनी ही नहीं है तो कहां से आएगा बेटा स्वाद? अरे बहू जरा लहसुन की चटनी लाना तो। वो चटनी तो खत्म हो गई पापा जी। ये बात पहले ही बता देती बहू तो मैं खाने पर बैठता ही नहीं। और फिर से महेश खाने से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अब तो आपको पता है ना भाभी की चटनी बुआ जी ने बनाई थी, तो उनसे पूछ लेती आप कि कैसे बनी थी चटनी और बना लेती। पापा का मूड तो खराब नहीं होता। भूखे सोएंगे वो, फिर सुबह चिढ़कर उठेंगे। ये बात तो निधि ठीक कह रही है बेटा, तूने दीदी से बात क्यों नहीं की? जब चटनी इतनी बची थी कि 2 वक्त ही चल पाती, तभी मैंने बुआ जी को फोन कर लिया था। मम्मी जी, बुआ जी ने ये लहसुन की चटनी हरे लहसुन की बनाई है। मैं आज सुबह ही मार्केट में गई थी, पर वहां कहीं हरे लहसुन बिकते ही नहीं है। हरे रंग के भी लहसुन आते? बताओ तो, मुझे तो आज पता चल रहा है। क्या नहीं होता बेटा, प्रकृति में सब कुछ होता है। मैंने कभी बनाया नहीं सो तुझे पता नहीं। बचपन में मेरी माँ भी ना हरे लहसुन की चटनी बनाती थी। अच्छा, पर ऐसा कैसे हो सकता है प्रिया कि इतने बड़े शहर में कहीं हरा लहसुन ही नहीं है? अगर ऐसी कोई चीज होती है तो मिलती होगी। अरे तू ही कल जाकर मार्केट में पता कर बेटा, क्योंकि अगर हरा लहसुन नहीं मिला तो फिर से तेरे पापा घर का माहौल खराब कर देंगे। जाकर उन्हें एक ब्रेड सेक कर दे देती हूँ, कुछ तो खाए। दिल्ली की सुबह सुबह की ठंड में करण हरा लहसुन ढूंढने मार्केट में निकल जाता है। इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान पर हर जगह एक ही जवाब मिलता है। इस तरफ हरा लहसुन कोई खाता नहीं भैया, तो हम लाते भी नहीं। यहाँ तो कहीं नहीं मिल पाएगा आपको हरा लहसुन। अरे भाई, तुम मुझसे ज्यादा पैसे ले लो, 2 गुना 4 गुना पैसे ले लो, पर मुझे कहीं से भी हरा लहसुन लाकर दे दो भाई। अपने भाई का दर्द समझो, तुम भी तो मर्द हो। बाप रे बाप, क्या हरे लहसुन की जड़ों में सोने निकाल रहे भैया, जो आप 4 गुने पैसे देने को भी तैयार हो गए। अब ये प्रिया क्यों फोन करने लग गई? उसे कैसे बताऊं कि नहीं मिला लहसुन अभी तक?
अच्छा, भौजी का खौफ है, तभी कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे घर की खुशहाली की बात है भाई, कुछ तो उपाय बता, क्या करूं? लहसुन तो आराम से छत पर उगाए जा सकते, या घर के बाहर कोई छोटी सी जगह है तो वहां। अब घर बचाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये बुरी खबर करण आकर अपनी बीवी को देता है। अब ये लहसुन का पौधा कहाँ मिलेगा? अब क्या होगा मम्मी जी? अरे कुछ नहीं होगा बेटा, तू टेंशन ना ले, कोई ना कोई दिमाग लगा लेंगे हम। सुषमा ये कह रही होती है कि तभी बाहर से भागती हुई निधि वहां आती है। मम्मी मम्मी जल्दी चलो, बगल वाली सोमा आंटी के घर से उसी लहसुन की चटनी की स्मेल आ रही है जो बुआ जी ने भेजी थी। चटनी मिली भी तो ऐसे लोगों के घर में जिनसे हमारी बातचीत ही बंद है। पर अगर वो ऐसी ही चटनी बना रही है मम्मी, मतलब उनको कहीं से तो हरे लहसुन मिल रहे हैं। निधि के नाक पर तुम लोग भरोसा मत करो, आधे से ज्यादा वक्त तो इसका नाक बंद रहता है। इस बंद नाक में भी मुझे स्मेल आ गई भैया, तो सोचो कितनी टेस्टी चटनी बनी होगी। और इस बात की पुष्टि करने के लिए करण, प्रिया और सुषमा सोमा के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां से सच में हरे लहसुन की चटनी की खुशबू आ रही थी। भाभी वो देखो, आंटी के गार्डन में हरे लहसुन के पौधे लगे हैं। उस तरफ इशारा मत कर बेटा, अगर सोमा ने देख लिया तो बेकार में हमारे घर पर दाना पानी लेकर कलेश करने आ जाएगी। सभी का चेहरा मुरझा जाता है और सब वापस लौट आते हैं। सुषमा पहले ही किचन में जाकर 2 ब्रेड सेक कर अपने पति के लिए तैयार कर लेती है। पराठे तो बना रही हूँ मम्मी जी, आप ब्रेड क्यों सेक रही हैं? चटनी के बिना तेरे पापा जी खाना नहीं खाने वाले बेटा, उनका गुस्सा बड़ा तेज है। मैंने कहा था ना, एक बार उन्होंने किसी चीज की जिद कर ली तो कर ली, अब खाना तो वो चटनी के साथ ही खाएंगे। प्रिया ना ही अपने ससुर को ब्रेड खाता देख पा रही थी, ना ही अपनी सास का मुरझाया चेहरा, और परेशान होकर वो अपनी माँ को कॉल लगाती है। हे भगवान, मेरी बेटी के ससुराल की शांति बनाए रखना। बता, तुझे तेरी सास स्ट्रिक्ट लग रही थी, आज वही औरत तेरे साथ खड़ी है। और तेरे ससुर जी जो चिल लग रहे थे, उन्होंने ही सारा रायता फैला रखा है। जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं बेटा। अब कैसे तेरे ससुर जी की ख्वाहिश पूरी की जाए? अब हमारे घर तरफ अगर हरे लहसुन होते तो मैं तुरंत ला कर दे देती, पर है ही नहीं। मैं तो तेरी खुशी के लिए अपना कलेजा भी निकाल कर दे दूं बेटा। कलेजे से पापा जी खुश नहीं होंगे ना मम्मी, मुझे हरा लहसुन चाहिए। एक काम क्यों नहीं करती, तू सुबह 4 बजे उठकर उस पड़ोसन के गार्डन से हरा लहसुन चुरा कर लिया। उसे क्या ही पता चलेगा, कलेश करेगी भी तो कह देना गाय खा गई होगी। और उसी वक्त प्रिया ऑनलाइन खुद के लिए लहसुन का पौधा मंगवा लेती है और उसे अपने घर के बाहर बो देती है। अब ठीक है, खुद के गार्डन में भी 2-4 पौधे होने चाहिए, ताकि कोई कलेश करने आए तो मैं कह सकूं ये हरे लहसुन मेरे खुद के बागान के हैं। बस प्रिया अगली सुबह का इंतजार कर रही थी, पर इत्तेफाक से शाम को ही सोमा के पूरे परिवार वालों को घर में ताला लगाकर बाहर जाता देख लेती है। अरे वाह भगवान, तूने तो पहले ही मामला सेट कर दिया। सोमा का परिवार जैसे ही गाड़ी में बैठकर निकलता है, प्रिया चुपके से दीवार फांद कर उस घर के बागान से हरे लहसुन तोड़ कर ले आती है और चटनी बनाकर अपने ससुर के लिए खाना तैयार कर लेती है। सुबह तुमने पौधा लगाया और अभी लहसुन उग भी गए। वाह वाह प्रिया, अब तो आप खुश है ना पापा? प्रिया ने हरे लहसुन की चटनी बनाई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे बुआ जी बनाती है। हाँ पापा, ये बिल्कुल वैसी ही चटनी है। आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो खा कर देखिए। और अपने 2 दिन के अनशन को छोड़कर महेश आज फिर से खाना खा लेता है। रात को सोमा का परिवार लौट कर आता है। कहीं इन लोगों को कुछ पता न चल जाए, भगवान मेरी रक्षा करना। पर सोमा के घर से कोई आवाज नहीं आती और बात संभल चुकी है ये सोचकर प्रिया आराम से सो जाती है। अगली सुबह 4 बजे चुपके से प्रिया फिर से अपने पड़ोसी के घर जाती है और हरे लहसुन तोड़ कर ले आती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आज सुबह जब प्रिया फिर दीवार फांद कर सोमा के बागान में पहुंचती है, आंटी आप? पकड़ी ही गई ना आज। देखिए जी, ये क्या कर रही थी, लहसुन की चोरी। इतनी मुश्किल से हम अपने बागान में लहसुन उगाते हैं और ये खा जाती है। अपने पूरे घर को लेकर सोमा प्रिया के ससुराल पहुंच जाती है। ये संस्कार दिए है सुषमा तुमने अपनी बहू को कि दूसरे के घर में चोरी करो? चोर बहू लेकर आई हो तुम। अब कहाँ गए तुम्हारे खानदान के उसूल? तो यहाँ से लहसुन ला रही थी प्रिया। मुझे प्रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये लो 20,000 रुपए और अपना ड्रामा समेटो।
महेश कहता तो कुछ नहीं, पर अब उसे लहसुन की चटनी नहीं मिल पाएगी इस बात की चिढ़ उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। लहसुन की चटनी का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा भगवान? सुबह 8 बजे जब प्रिया हरे लहसुन के पौधे में पानी देने जाती है तो क्या देखती है कि लहसुन बनकर तैयार है। अब तो महेश रोज चटनी खाता, पर कहते हैं ना, इंसान की जिद उस पर ही भारी पड़ जाती है। सभी का नाश्ता ओवर होने वाला था, पर महेश अभी तक खाने पर नहीं आया था। कहाँ है जी आप? आपकी फेवरेट चटनी बनी है। आजकल ये बाथरूम में बहुत देर लगा देता है। कुछ देर बाद लड़खड़ाते हुए महेश बाथरूम से बाहर आता है और खड़े होकर हाथ में प्लेट लेकर खाना शुरू करता है। बैठ के आराम से खाइए ना पापा जी, अब तो हरे लहसुन की चटनी भी है। एक लहसुन मेरे भी उगाया है बहू, बैठ नहीं पाऊंगा। लगातार लहसुन खाने से महेश के पेट में दर्द रहने लगा था, पर जिद को कायम रखते हुए वो चटनी खा रहा था, जिस कारण उसके पेट में गर्मी बढ़ने से उसकी बॉडी में यहाँ वहां फोड़े निकलने लगे थे। रात को बिस्तर पर मेरे पेट, लगता है पेट में भी घाव निकल आया है सुषमा जी। आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए ना बैठ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। कल सुबह होते ही मैं डॉक्टर भैया को बुलाती हूँ। और डॉक्टर आते ही एक ही बात कहते हैं, भगवान तुम्हें बचा रहे थे महेश, इसीलिए हरे लहसुन नहीं मिल रहे थे तुझे, पर हमेशा से सब कुछ मिलता आया है ना तुझे। इस चीज को कैसे ना हासिल करता तू, अब भुगत। नहीं भाई नहीं, मुझे बचा ले, मैं कसम खाता हूँ अब कभी बेफिजुल की जिद नहीं पालूंगा। महेश का गुरूर हमेशा के लिए टूट जाता है और हरे लहसुन का चैप्टर क्लोज हो जाता है।